तो आज हम एक ऐसे हिस्टोरिकल एनालिसिस पर चर्चा करने वाले हैं जो थोड़ा हटके है। आज का हमारा फोकस उन स्पेसिफिक पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को समझने पर है जिनके बारे में आलोचकों का यानी क्रिटिक्स का ये मानना है कि वही सीधे तौर पर पाकिस्तान बनने की वजह बनी। देखिए, ये कोई रेगुलर हिस्ट्री का लेक्चर नहीं है, ये सोर्स मटेरियल पर आधारित एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम क्रिटिक्स के नजरिए से समझेंगे कि क्या सच में कुछ ऐतिहासिक भूलों ने अलगाववाद या यूं कहें कि सेपरेटिज्म को हवा दी थी। सोर्स मटेरियल का सेंट्रल थीसिस एक बड़ा ही बोल्ड और सीधा सवाल उठाता है, क्या महात्मा गांधी ही असल में पाकिस्तान के क्रिएटर थे? ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन यहाँ हमारा मकसद किसी एक साइड को सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम है बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस बात की तह तक जाना कि आखिर क्रिटिक्स ऐसा क्यों मानते हैं और कैसे उन ऐतिहासिक रणनीतियों को अलगाववाद बढ़ाने का कारण बताया जाता है। तो चलिए, इस एनालिसिस को सही ढंग से समझने के लिए अपने एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। पहले हम असली जड़ों की जांच करेंगे, फिर खिलाफत आंदोलन की चूक पर आएंगे, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन से बने पॉलिटिकल वैक्यूम, आलोचकों के अल्टरनेटिव रास्ते और आखिर में अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की कीमत को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे पहले पॉइंट पर चलते हैं। पहला हिस्सा, असली जड़ों की जांच यानी गांधी जी के आने से पहले का अलगाववाद। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इससे साफ पता चलता है कि उस वक्त का पॉलिटिकल माहौल पहले से ही कितना अनस्टेबल था। 1860 के दशक में सर सैयद अहमद खान का टू नेशन थ्योरी प्रपोज करना, उसके बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बनना और फिर 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जहां सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई। मतलब अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और अलगाववादी मांगे पहले से ही अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी। माहौल पहले से ही काफी गर्म था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, खिलाफत आंदोलन वाली चूक, जहां धर्म और राजनीति को मिला दिया गया। तो असल में खिलाफत था क्या? ये तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को बचाने का एक पैन इस्लामिक कैंपेन था, जिसका भारत की आज़ादी से सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं था। सोर्स का ये आर्गुमेंट है कि 1920 में इस मूवमेंट को हमारे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। और सबसे हैरानी की बात देखिए, जलियांवाला बाग जैसे दर्दनाक नेशनल मैसेकर से ज्यादा एक विदेशी धार्मिक मुद्दे को प्रायोरिटी दी गई। क्रिटिक्स यही कहते हैं कि इस एक अकेले कदम ने हमारी राजनीति में धार्मिक कट्टरता और डुअल लॉयल्टी के विचार को एक तरह से वैलिड बना दिया। और हाँ, उस वक्त के दिग्गज नेता भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी और इसे स्पष्ट रूप से एक डेंजरस पॉलिटिकल मैनूवर यानी एक खतरनाक पैंतरेबाजी कहा था। उनके हिसाब से एक ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट करना जिसका नेशनलिज्म से कोई रिश्ता ही नहीं था, हमारी नेशनल यूनिटी के लिए एक बिल्कुल गैर जरूरी और बहुत बड़ा रिस्क था। सिर्फ अम्बेडकर ही नहीं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एनी बेसेंट ने भी एक कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस धार्मिक जुनून को मालाबार में हुए खौफनाक मोपला नरसंहार से जोड़ा था। उनका कहना था कि राजनीति में इस तरह के धार्मिक मोबिलाइजेशन का नतीजा ग्राउंड लेवल पर बेहद हिंसक और तबाह करने वाला साबित हुआ, जहां हजारों निर्दोष लोग इसका शिकार हुए। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का वैक्यूम, जिसे एक रणनीतिक आपदा माना जाता है। यहाँ कॉज और इफेक्ट का एकदम सीधा कनेक्शन है। हुआ ये कि 1942 में क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। उसके तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार ने एकदम कड़ी कार्रवाई की और कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया। इसका असर 1942 से 1945 तक देश में पूरे 3 साल का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया और सत्ता के इसी खालीपन में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के मेन अलाय के रूप में काम किया और बिना किसी पॉलिटिकल ऑपोजिशन के अपना पूरा दबदबा जमा लिया। जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए, सिर्फ 3 साल। उन 3 सालों के दौरान जब सामने खड़ा होने वाला कोई विरोधी था ही नहीं, मुस्लिम लीग की मेंबरशिप अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर गई। 1 लाख से सीधा 20 लाख, बाप रे, यानी 20 गुना की ग्रोथ। ये वही क्रूशल टाइम था जब मुस्लिम लीग ने बिना किसी रोक टोक के अपना सेपरेटिस्ट प्रोपेगेंडा हर जगह फैला दिया। और इस अनहिंडर्ड प्रोपेगेंडा का रिजल्ट क्या निकला? 1945-46 के प्रोविंशियल इलेक्शंस का डेटा सब कुछ बयां कर देता है। मुस्लिम लीग ने 495 में से 440 मुस्लिम सीटें जीत लीं, लगभग 90% का सक्सेस रेट। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ था कि अब पाकिस्तान बनने की बात सिर्फ हवा में नहीं थी, बल्कि ये प्रैक्टिकली इनएविटेबल हो चुका था।
अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आलोचक और विकल्प, यानी वो अलग रास्ते जो अपनाए जा सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्विट इंडिया स्ट्रैटेजी को लेकर भी बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा की थी। उन्होंने इस मूवमेंट को इररिस्पॉन्सिबल और इनसेन, यानी गैर जिम्मेदाराना और पागलपन तक कह दिया था, जो उनके मुताबिक पॉलिटिकल स्टेट्समैनशिप का दिवालियापन दिखाता था। सोर्स ये भी बताता है कि उन्होंने उस वक्त गांधी जी को प्रॉफिट ऑफ अ डार्क एज कहा था। इससे साफ समझ आता है कि उस दौर के दूसरे बड़े नेता बिना किसी सॉलिड प्लान के इस मूवमेंट को शुरू करना कितनी बड़ी ऐतिहासिक भूल मानते थे। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ थी एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस और जेल जाने वाली स्ट्रैटेजी, जिसने प्रैक्टिकली पॉलिटिकल ग्राउंड को खाली छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ था वीर सावरकर का विजन, हिंदुओं का मिलिट्राइजेशन। उनका मानना था कि वर्ल्ड वॉर II के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन करके मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए। क्यों? ताकि भविष्य की किसी भी बाहरी अटैक के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए तैयार रहा जा सके। और आखिर में पांचवां हिस्सा, अपीजमेंट, यानी तुष्टीकरण की भारी कीमत और 1946 की ओर बढ़ता रास्ता। 1946 के भयानक कलकत्ता दंगों के दौरान ग्राउंड रियलिटी और आइडियलिज्म के बीच का गैप एकदम सामने आ गया। सोर्स हाईलाइट करता है कि एक तरफ उग्र और हिंसक भीड़ के सामने एक्सट्रीम नॉन वायलेंस और आत्म बलिदान की सलाह दी जा रही थी, लेकिन वही दूसरी तरफ थे गोपाल पाठा। उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल प्रैक्टिकल था, आर्म्ड डिफेंस। उन्होंने 800 युवाओं को इकट्ठा किया और अपना वजूद बचाने के लिए उस हिंसक भीड़ का सीधा सामना किया। दोनों अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क था। इस सब का मेन टेकअवे क्या है? सोर्स का मानना है कि नोआखली जैसे दंगों में एक्सट्रीम वायलेंस का कड़े शब्दों में विरोध न करना एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। बार बार चरमपंथ को कंडेम करने से बचना और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते रहना, इन्हीं चीज़ों ने मुस्लिम लीग को ये साफ मैसेज दिया कि उनकी किसी भी मांग या हिंसक तरीकों का कोई स्ट्रॉन्ग विरोध नहीं होने वाला है। इस चीज़ ने उनके हौसले और भी बुलंद कर दिए। और इस पॉइंट पर हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे अहम और गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। क्या वाकई अच्छे इरादे भी विभाजन जैसी विनाशकारी सड़क का निर्माण कर सकते हैं? आलोचकों का मानना है कि हाँ, इरादे भले ही नेक रहे हों, लेकिन इन स्ट्रैटेजिक भूलों का रिजल्ट अल्टीमेटली बदला नहीं जा सका। तो इन फैक्ट्स और इस पर्सपेक्टिव पर जरूर विचार कीजिएगा। इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।